नमस्कार। आइए आज हम पर्यावरणीय मुद्दे का वॉल्यूम 2 लेकर आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। और इसमें भी आज कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो लेकर आए हैं। और कल और इसका वॉल्यूम 3 रहेगा और कल हम इसका पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो इसका ये देखिए वॉल्यूम 2 पर्यावरणीय मुद्दे। आज चैप्टर जो है 16 है, क्लास 12 नीट और बायोलॉजी के लिए। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपना कैमरा ले आता हूँ ऊपर, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। चलिए, आज इस इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट हैं उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और जो इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट है ना, वो ही आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। अब इसमें पूरा का पूरा जो है ना, अब जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसी लेक्चर में, और इसके बाद का जो कल वाला लेक्चर होगा उसमें भी, इसमें भी, इस पार्ट में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और एक एक कर हम सभी क्लियर कर चल रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम आगे की, इससे आगे चलते हैं। अब हम इसको थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। चलो गुड, इतना ही रहेगा। अच्छा है, ठीक है। चलिए थोड़ा और जूम, चलिए गुड, बिल्कुल। चलिए अब देखिए इसमें क्या देखना है हमें। सबसे पहले देखना है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में हमें देखना है सबसे पहले कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। यानी कि जो इसको जैविक ऑक्सीजन मांग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, जैविक ऑक्सीजन मांग बोलते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड होती है इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे जैविक ऑक्सीजन मांग। मतलब ऑक्सीजन की जो मांग होती है, जैविक ऑक्सीजन की जो मांग होती है, उसी को हम बायोलॉजिकल या ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं अंग्रेजी में। मतलब कि ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अपघटन या फिर सूक्ष्म जीवों द्वारा उसमें प्रयोग की जाती है, बायो क्या कहलाती है, वह कहलाती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसको क्या आएगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर कि जो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो मिलीग्राम में जो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के जल के अपघटन के लिए जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयोग की जाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या फिर बीओडी कहलाती है। समझ में आया। यानी कि वह ऑक्सीजन की वह मात्रा, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर जल में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जो उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके अपघटन में प्रयोग की जाती है, वही ऑक्सीजन की मात्रा जो है बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। ठीक है, कंप्लीट। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। तो जो अधिक बीओडी का अर्थ है जल में अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिति, अर्थात अधिक प्रदूषित जल। मतलब अगर किसी जल की बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी ऑक्सीजन की जो मांग है वो अधिक है, यानी मार्क्स जो ऑक्सीजन है उसकी मांग उसमें अधिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जीव में जो ऑक्सीजन की मांग अधिक है तो उसमें अधिक कार्बनिक पदार्थ हैं, यानी उसमें अधिक प्रदूषण है, तो उसके लिए इसलिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो अधिक जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी का अर्थ होता है कि जल अधिक प्रदूषित है। ठीक है, जल अधिक प्रदूषित है। आगे चलते हैं। इसमें क्या आएगा, अर्थात प्रदूषित जल है तो बीओडी जितनी कम होगी जल प्रदूषण का स्तर उतना ही कम होगा। मतलब जिस जल की बीओडी जितनी कम होगी, जितनी 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 कम होगी उसकी जो ऑक्सीजन यानी बीओडी जितनी कम होगी ना, उतना ही कम जल प्रदूषित होगा। उतना ही कम क्या होगा, उतना ही कम है वो जल होगा प्रदूषित, उतना ही कम प्रदूषित जल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या कहलाता है इसमें कि जो शुद्ध जल की बीओडी 1 से भी कम होती है। जो शुद्ध जल होता है उसकी बीओडी 1 से भी कम होती है। इस प्रकार बीओडी के जो आकलन में सीवेज जल की कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जानी जा सकती है। ठीक है, ये हो गया आज का। अब देखिए, अब देखिए, अब इसमें आगे दिया गया है कि सूक्ष्म जीव या कार्बनिक पदार्थों के जो वायवीय अपघटन में चूंकि ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो इसके अपघटन में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, इसलिए उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो उसको अधिक प्रदूषण में अधिक
अवशोषित करना पड़ती है, इस कारण से बीओडी अधिक हो जाती है। ठीक है, उसकी मांग होती है वो ऑक्सीजन की। ठीक है, अतः जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, अतः बीओडी का जो मतलब जब जल प्रदूषित हो जाता है, जब जल अधिक प्रदूषित हो जाता है या प्रदूषित ही हो जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा है, जो जल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो उस आपूर्ति को पूरा करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए वायुमंडल से जल क्या करता है, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना, तो उसको वो आकर्षित करता है, मतलब उसको चाहिए होती है वो, तो उसी जो मात्रा उसको चाहिए होती है ना, उसी को हम बीओडी कहते हैं, जो उस जल को शुद्ध करने के लिए चाहिए होती है। अतः बीओडी का जो गलत ऑक्सीजन यानी टीओ में की व्युत्क्रमानुपाती संबंध के उदाहरण के लिए किसी भी अत्यधिक प्रदूषित जलाशय में जो है बीओडी अधिक होनी, लेकिन घुलित ऑक्सीजन का जो है बीओडी कम होती है। ठीक है, ये तो सही हो गया। अब इसको हमको नहीं देखना है, हमें जितना देखना था वो हम देख चुके हैं। अब देखिए शैवाल प्रस्फुटन क्या है, शैवाल प्रस्फुटन के बारे में भी अब हम देखेंगे। तो शैवाल प्रस्फुटन क्या है भाई, देखो जल में अत्यधिक मात्रा में पोषक पदार्थों की उपस्थिति के कारण, मतलब जल में अत्यधिक पोषक पदार्थ मतलब ऐसे पदार्थ होती हैं जो किसी जीव के पोषण के लिए आवश्यक होती हैं। तो जल में अत्यधिक पोषक पदार्थों की उपस्थिति के कारण, जल में अत्यधिक मात्रा में पोषक पदार्थों की उपस्थिति के कारण मुक्त पिलावी अर्थात स्वतंत्र रूप से तैरने वाली शैवालों जो प्लवक कही जाती है, शैवालें जो प्लवक कही जाती हैं कि जो है अतिशय वृद्धि होती है, इस मतलब उसमें शैवालों की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, इस प्लवकीय वृद्धि को शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। मतलब जल में जब शैवालों की मात्रा हद से भी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब उस जो उसमें जो होता है, उस जल में जो क्रिया होती है उसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं, इसे एल्गी ब्लूम कहा जाता है। ठीक है, अब आता है शैवाल प्रस्फुटन या फिर एल्गल ब्लूम जल की जो को एक विशिष्ट रंग प्रदान कर देती है। एल्गल ब्लूम जो है दुर्गंधकारी भी होते हैं, क्योंकि इसमें शैवाल व जीवाणुओं का सड़ना भी प्रारंभ हो जाता है, जिससे जो जल की गुणवत्ता है वो घट जाती है। जल की गुणवत्ता कैसी हो जाती है, कम हो जाती है या फिर घट जाती है, मछलियों की मृत्यु होने लगती है। क्या होता है, जो शैवाल जो होते हैं वो अधिक ऑक्सीजन की मात्रा को शोषित कर लेती हैं, जिससे उसमें उपस्थित जीव जो भी कोई जीव होती हैं जलीय जीव, उनकी मृत्यु होना प्रारंभ हो जाती है ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो शैवाल प्रस्फुटन जो प्रस्फुटन बनाने वाले कुछ शैवाल मनुष्य व अन्य जंतुओं के लिए बहुत जहरीले भी होते हैं। मतलब ये जो शैवालों के प्रस्फुटन के कारण जो शैवाल बनते हैं वो मनुष्य व अन्य जंतुओं के लिए जहरीले भी होते हैं। उनको ये क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो होता है हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला आता है जलकुंभी यानी बंगाल का आतंक, टेरर वो होता है वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ द बंगाल, जो होता है वाटर हाइसिंथ जो होती है जिसे हम जलकुंभी बोलते हैं, ये बंगाल का आतंक होती है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा क्या होती है, ये होती है खरपतवार एक प्रकार की, मतलब जो अन्य जीवों को मार देती है, वहां पर अन्य पौधे होते हैं उनको मार देती है और अपना इक्का जमा लेती है, इस टाइप से अपने आप को विस्तृत कर देती है, अपने आप को वो डेवलपमेंट कर देती है, अपने आप का वह विकास कर देती है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आएगा जो है सुंदर नीले फूल वाली जलकुंभी का पौधा एक जलीय खरपतवार है। क्या है, एक जलीय खरपतवार है, ये जल में रहता है, एक जलीय खरपतवार है, जिसका वैज्ञानिक नाम आइकोर्निया क्रेसीपेस है। इस पौधे को इसके सुंदर फूलों के कारण भारत में लाया गया था। जलकुंभी आज विश्व का सबसे हटीला या दुसाध्य जलीय खरपतवार बन गया है। ठीक है, जलकुंभी में जो है वर्धी प्रजनन
होता है। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं अध्याय 1 में ही। तो अतिशय वृद्धि के कारण ये सारे जलाशयों को क्या कर देता है, ढक देता है। जलकुंभी के जो पौधे होते हैं सुपोषी जलाशयों में प्रचुर मात्रा में वृद्धि करते हैं। इसमें बाष्पोत्सर्जन भी तेजी ऐसे होता है, अतः यह एक समृद्ध जल वाले जलाशय में शीघ्र ही दलदली या फिर सूखे स्थानों में परिवर्तित कर देते हैं। उसको क्या करते हैं, सुखो देते हैं। एक बड़ा जो तालाब होता है या झील होती है उसमें सूखा ला देती है ये। हमारे चारों जो घरों का अस्पतालों में बाहित मल में अनेक प्रकार के अवांछनीय रोग सूक्ष्म जीव हो, तो इस प्रकार के बाहित मल का बिना उपचार के जलाशयों में विसर्जित अनेक प्रकार के जो है गंभीर रोग जनरल टाइफाइड, इनको सभी को, ये अलग बात है, इसको नहीं करना है। अब आता है औद्योगिक अपशिष्ट भी बहुत ज़्यादा जो हैगा हानि पहुंचाते हैं या प्रदूषित करते हैं वातावरण को। औद्योगिक जो अवशिष्ट होते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में भी हमको देखना है, इनको भी निपटना है। ठीक है, अब हमको आगे देखना है इसमें कि जैव आवर्धन क्या है, यानी कि जो बायोमैग्निफिकेशन क्या है। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन, देखिए, जैव आवर्धन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी विषाक्त या अजैविक अपघटनीय पदार्थ का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक अगले स्तर पर जो है बढ़ता रहता है। मतलब ऐसा होता है इसमें, अगर कोई जीव में कोई मात्रा, किसी विषाक्त पदार्थ की मात्रा 0% है या फिर 0.1% है, 0.1% है, तो जो अगला स्तर होगा उसमें इसकी मात्रा 0.1 से ज्यादा ही होगी, और तृतीय स्तर में और उससे भी ज्यादा होगी जो द्वितीयक स्तर में इसकी मात्रा आई थी। तो क्या होता है, जैव आवर्धन में जो भी विषयक पदार्थ होती हैं उनकी मात्रा प्रत्येक स्तर के हिसाब से, पारिस्थितिक तंत्र के प्रत्येक जो स्तर होता है उसके हिसाब से क्या होती है, बढ़ती जाती है। वो जैव आवर्धन कहलाता है। जैसे डीडीटी की हो गई। संलग्न क्षेत्र में जलीय खाद्य श्रृंखलाओं में डीडीटी का जैव आवर्धन दिखाया गया है। इस प्रकार के जो प्रक्रम में पोषण स्तर में जो डीडीटी का सांद्रण क्रमशः बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए आरंभ में जो डीडीटी का था 0.003 पीपीजी, इतना था, पीपीबी था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, प्रारंभ हुई जैसे ही जैव आवर्धन, तो मछलियों के खाने पर ये पक्षियों में कितना जो होता है 25 ppm तक पहुंच गया। कहाँ तक? मछलियों तक। यानी मछलियों से पहले इसे किसने खाया था? देखो डीडीटी, ये जब ये जैव आवर्धन हुआ तो मछलियों के खाने के बाद ये पक्षियों तक कितना 25 पीपी बी पहुंच गया। कितना पहुंच गया? 25 पीपीबी, यानी 0.003 पीपीबी से ये कितना पहुंच गया, इसे पार्ट्स पर विलियन बोलते हैं, पार्ट्स पर विलियन बोलते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री का होता है, इसको आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इतना पहुंच गया था उसमें। एक मतलब ये क्या होता है, बढ़ता ही जाता है। ये देखिए बढ़ते हुए क्रम को यहाँ पर दिखाया गया है, ये बढ़ते हुए क्रम को दिखाया गया है। इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, सुपोषण क्या होता है। क्या देखना है अब हमको? सुपोषण देखना है। सुपोषण क्या होता है? देखो, किसी भी जो है झील के जल में को जो जैविक समृद्धता के कारण होने वाले इस झील का जो प्राकृतिक काल में प्रभाजन या एंजिल जो सुपोषण कहलाता है। क्या होता है, किसी भी झील के जल में जो जैविक समृद्धता के कारण होने वाला इस झील का जो प्राकृतिक काल का प्रभावन, जो प्रभावन होता है, एंजिंग होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, सुपोषण बोलते हैं। एक कम उम्र की झील में जल स्वास्थ्य या फिर जो है शीतल होता है। मतलब एक छोटी जो झील होती है, कम उम्र की जो झील होती है, उसका जल कैसा होता है, शीतल होता है, यानी कि मीठा होता है, ठंडा होता है और स्वाद में अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये झील में जैसे सुपोषित होती जाती है, या इसमें 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 पोषक पदार्थों जैसे नाइट्रोजन या फास्फोरस की जो है मात्रा प्रविष्ट कराती हैं, तब यह क्या पोषक पदार्थों में जलीय जीवों की वृद्धि को प्रेरित करते हैं और झील की जो उर्वरता है वो बढ़ने लगती है। और कार्बनिक पदार्थ है जो झील में तली पर जमता रहता है और सदियों जैसे हो जाती हैं, बीत जाने पर यह जो कार्बनिक पदार्थ हैं ये गाद के स्तर का जो है मोटाई बना लेती हैं, मतलब एक परत बना लेते हैं।
ठीक है। अब ये क्या होता है, झीलों में ठंडे जल में रहने वाले जो जीवों का स्थान है, अब इसका गर्म पानी में रहने वाले ये मतलब इसमें जीव बढ़ते जाती हैं और उस कारण से उसमें दुर्गंध भी आने लगती है, उसमें पोषण प्राप्त हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सुपोषण बोलते हैं। आप इसको पढ़ के रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सुपोषण, ये पॉइंट भी अच्छा होता है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट क्या होती हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट यानी कि ई, जिसे हम ई वेस्ट बोलते हैं, ई वेस्ट भी इसे हम बोलते हैं, ई वेस्टेज भी इसे हम बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट होती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो पदार्थ होती हैं जो अपशिष्ट के रूप में कार्य करती हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए। सुधार या मरम्मत ना किए जाने पर सकने योग्य कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान को इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट कहा जाता है, ई वेस्ट कहा जाता है। विकसित देशों में आधे से भी अधिक इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट चीन, भारत व पाकिस्तान जैसे विकासशील देशों द्वारा खरीद लिया जाता है। यहाँ इस अपशिष्ट को जो धातुएं जैसे कापर, लोहा, सिलिकॉन, निकेल या सोना पुनः चक्रण किया जो की प्रक्रिया अलग कर लिए जाते हैं। विकसित देशों में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट को पुनः चक्रण का कार्य जो है मशीनीकृत होता है तथा यहाँ इस अपशिष्ट के जो निस्तारण हेतु विशिष्ट रूप के निर्मित सुविधाएं हैं। जबकि जो विकासशील देशों में यह सब कार्य हाथों से ही किया जाता है, जिससे इस अपशिष्ट में जो उपस्थित जो हानिकारक पदार्थों से मानव स्वास्थ्य के लिए खतरे भी उत्पन्न कर देती हैं। लेकिन सुरक्षित व पारिस्थितिक मित्र तरीके से किया गया पुनर्चक्रण ही ई वेस्ट उपचार व निस्तारण का एकमात्र उचित विकल्प होता है। मतलब इसका जो सबसे अच्छा विकल्प होता है वो यह होता है कि इसका जो ई वेस्ट है इसका जो पुनर्चक्रण किया जाए वो किसके द्वारा किया जाए, पुनर्चक्रण इसका एकमात्र जो उचित विकल्प है ना वो इसका क्या है, पुनर्चक्रण जो है निस्तारण एकमात्र, इसका मतलब पुनर्चक्रण करना, निस्तारण करना, वो भी किससे, पारिस्थितिक मित्र तरीके से एकमात्र इसका सुविधाजनक या फिर सबसे अच्छा इसका उपाय होता है पुनर्चक्रण करने का। अब आता है कृषि रसायन और उसके प्रभाव, एग्रोकेमिकल्स एंड दियर इफेक्ट। मतलब एग्रोकेमिकल और उसके जो है प्रभाव क्या हैं या उसके प्रभाव क्या हैं। देखो एग्रोकेमिकल यानी हरित क्रांति के फलोत्पादन तो कई गुना बढ़ा दिया है, लेकिन जो अकार्बनिक उर्वरकों या पीड़कनाशियों के उपयोग में भी बेलगाम वृद्धि हुई है। उस समय से वहां पर क्या हुई, बेलगाम यानी कुछ कोई लगाम नहीं है, इतनी वृद्धि हुई है। तो कृषि कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले यह रासायनिक पदार्थ जैसे अकार्बनिक उर्वरक, विभिन्न प्रकार के पीड़कनाशी और वृद्धि पदार्थ आदि कृषि को रसायन जो कहलाते हैं, ये रासायनिक पीड़कनाशी अनेक गैर लक्ष्य जैसे जीवधारियों की जो मृद्धि या पारितंत्र का हिस्सा होते हैं के लिए ये घातक होते हैं। उनके लिए क्या होते हैं, घातक, यानी उनको हानि पहुंचाते हैं। नाइट्रोजन व फास्फोरस उर्वरकों की जो अधिकता में जलीय पारितंत्र में होने वाले जो सुपोषणकारी करण को ये क्या कहते हैं, बढ़ा देते हैं। ये सुपोषण करण को भी क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। और जो पीड़कनाशी है स्तरीय पारितंत्र में जो जैव आवर्धन है उसको भी ये बढ़ाते हैं। मतलब इन्हीं के कारण तो जैव आवर्धन होता ही है। पीड़कनाशियों में विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे दूध, सॉफ्ट ड्रिंक, फल, सब्जी, अनाज की अपनी उपस्थिति दर्ज दिखाकर यह स्पष्ट संकेत दे सकते हैं यह समस्या क्या होती है, गंभीर होती है। जो कृषि रसायन होते हैं वो जाकर जल में मिलते हैं तो उससे प्रदूषण होना ही होना है। इसको तो आप समझ ही सकते हैं। अब आ जाता है रेडियोधर्मी जो होता है अपशिष्ट यानी रेडियो एक्टिव वेस्टेज। ठीक है, तो अब हमको देखना है रेडियोधर्मी जो अवशिष्ट हैं इसके बारे में हमें देखना है। तो अब हमें देखना है रेडियो जो धर्मी अपशिष्ट हैं उनके बारे में देखें। चल ठीक है, हाँ ठीक है, उसको देख लो। अब आ जाता है रेडियो एक्टिव वेस्टेज क्या होती हैं। रेडियो धर्मिता कुछ जो विशेष रासायनिक तत्वों के विशिष्ट विघटन में फलस्वरूप ए अल्फा कण जो होते हैं और बीटा कण
या गामा किरणें स्वतः, ये क्या करती है, स्वतः ही निकलने की प्रक्रिया है। यह ही रेडियोधर्मी व रेडियो सक्रिय प्रदूषण के कारक होते हैं। मतलब जो अल्फा कण, बीटा कण या गामा कण या किरणें ये निकलती हैं ना, यही होती हैं सभी किसकी, यही सभी होती हैं जो रेडियो अपशिष्ट, रेडियो धर्मी या रेडियो एक्टिव वेस्टेज होती हैं, वो इन्हीं सभी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब रेडियो धर्मी पदार्थ जैसे प्लूटोनियम, यूरेनियम खनन का शोधन ये होते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव आयनीकरण, गैर आयनीकरण, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं ये प्रदूषणकारी होती हैं। रेडियो प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या होती हैं, इनको देखिए। देखो, रेडियो धर्मी या नाभिकीय अपशिष्ट से निकला विकिरण जीवधारियों के लिए अत्यधिक घातक होता है। इसके कारण से जीवधारियों में होने वाले उत्परिवर्तन की दर दुगना बढ़ जाती है। जो उत्परिवर्तन होता है ना जीवधारियों में, उसकी दर दुगना बढ़ जाती है, और इसकी अधिक मात्रा जीवधारियों के लिए जानलेवा भी हो सकती है, और कम मात्रा में ही यह जीवों की विभिन्न प्रकार को जो विकार पैदा कर देता है, जैसे कैंसर, इन सभी को ये क्या कर देता है, निर्माण, इन सभी को ये पैदा कर देता है। ये कुछ दुर्घटनाएं दी गई हैं, जैसे चेरोनोबियल दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरिनोबियल पावर प्लांट में हुई। यह विश्व की सबसे बड़ी जो नाभिकीय दुर्घटना में से एक है, जिसमें जान माल की बहुत बड़ी क्षति हुई। 7 अंकीय पैमाने पर यह स्तर 7 स्तर की थी। ठीक है, अब आता है थ्री माइल आइलैंड दुर्घटना। इसमें क्या हुआ था, यह जो 28 मार्च 1979 को जो यूएसए के पेन सेल्विनिया राज्य में हुई, और यह 7 अंकीय पैमाने पर यह 5 स्तर की थी। ठीक है, अब यह था जापान की फुकुशिमा दाइची नाभिकीय दुर्घटना। ये कुछ क्या थी, नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, इनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब हमको देखना है अपने पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में निम्न जो कानून बनाए गए थे, उन कानूनों को यहाँ पर दिया गया है। इनके बारे में कोई इम्पोर्टेंट हमें नहीं है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लिख के रखें, और इसका कोई ज़्यादा वो इफेक्टिव ये नहीं है। इनके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, सी यू टुमारो।